चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो फिजिक्स में यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ। ओके, रे ऑप्टिक्स के साथ भैया इस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, और इसका जो वेटेज रहेगा, इस यूनिट का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 14 नंबर का। 14 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 हमारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ओके, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो काफी अच्छा वेटेज है, अच्छा ज्यादा हम लोग स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। तो इस चैप्टर के ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, 3 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 5 नंबर के प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर ही तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे रिड्यूस टॉपिक की। रिड्यूस कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। कुछ पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें ये चीज नहीं पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमें नहीं पढ़ना है। अब कहने को तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ना है, इसका मतलब यह है कि हमें इसे डीप में नहीं पढ़ना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आपको डीप में नहीं पढ़ना है, इसको बस ऊपर ऊपर देख लेना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी नहीं है। ये लिखा हुआ है वहां पे। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अरे भैया ध्यान से देखो, वहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं आएगा। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता था पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई ये नहीं आएगा। रेड अपीयरेंस ऑफ स्काई एट सनसेट एंड सनसाइन सनराइज ये नहीं आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स की, ये कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के नियम पढ़ेंगे, और जो भी रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई जनरल टर्म्स है वो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। मिरर पढ़ेंगे, मिरर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ये हम लोग देखेंगे। फिर आएगा हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या आएगा, मिरर फॉर्मूला, जो कि 3 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ 2 and 3 मार्कर्स, जो 2 2 नंबर 3 3 नंबर के क्वेश्चन है उनकी हम लोग स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक में अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं 2 2 नंबर के, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यार एक बात आपको बतानी थी, लेकिन ठीक है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। बात यह है कि क्वेश्चन बैंक जो है हमारी, उसमें से 2 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन जो हम लोग बोलते हैं जिनको, उनको आप लोग क्वेश्चन बैंक से तैयार करना। परीक्षा बहुत परीक्षा अध्ययन की कहाँ से बनती है, ये क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस लेकर ही आपको आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। ओके, परीक्षा बहुत परीक्षा अध्ययन जो है ना हमारी, ये क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। आई बात समझ में। इसके अलावा बात करते हैं आगे स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव की स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, उसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखेंगे, जो कि 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी आ सकता है। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, सेवरल मीडियम के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन करवाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए हमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, जो आपने अभी इमेज देखी थी ना ये वाली, ये जो इमेज आप लोग देख पा रहे हो, ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से जुड़ी हुई है, ये हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा था लीनियर मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आगे। आगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, 14 नंबर आपको दे के जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो। और ये चैप्टर फिनिश होने के बाद फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं जो कि 2 2 वीडियो में खत्म हो सकते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे,
लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपसे पूछा जाता है कि 1/f इजिकल्स टू 1/f1 + 1/f2 को प्रूव करिए। ये हम लोग देखेंगे, काफ़ी इजी है, अगर आपको लेंस फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पर भी हमने शामिल कर रखा है। बोध अध्ययन के क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के हम लोग आईएमपी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, ये देखेंगे जो कि 5 नंबर के लिए मोस्ट 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 आईएमपी है। ये इसको बताना ही पड़ेगा हमें। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये और यहाँ तक, ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के लिए, लेकिन ये तो समझ सकते हो आप लोग कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और टॉपिक हमारा बचता है जो है हमारा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, प्रिज्म। अब ये प्रिज्म जो है, इसमें हमारे 2-3 टॉपिक आएंगे, लेकिन अब हमारे पास जगह कम थी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया प्रिज्म आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन के साथ। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हमें कॉपी में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जरा साइड में देखिए, राइट साइड में देखेंगे आप लोग। यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपके पास एक ऐसी सरफेस है जो कि हमने नीचे से पोत रखी है, ठीक है, नीचे से पोत रखी है हमने ताकि वो शाइनिंग होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप लोग देखते हो तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन की कंडीशन, सबसे पहले तो आपकी जो सरफेस होगी, मान लीजिए ये आपकी एक सरफेस है। ओके, अब इस सरफेस पे अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो आप क्या बोलोगे कि ये नीचे से पुती हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, ये शाइनिंग सरफेस होना चाहिए ताकि लाइट यहां से आए और यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। बाउंसिंग बैक बोलते हैं हम लोग इसे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये इसकी डेफिनेशन होती है, सिंपल सी। ओके, चलिए बताइए इसमें क्या था। ये तो आप सभी लोगों को आता होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। डे टू डे लाइफ में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, यूज तो नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आपको समझना है। अभी आपको समझाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन अभी थोड़ा इमेज देख लो। ओके, इस तरह से आप लोग देख सकते हो, यही होता है रिफ्लेक्शन। ओके, पूरी तरह से बाउंसिंग बैक हो जाना, पूरी तरीके से बाउंसिंग बैक हो जाना। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे फिर से। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप लोग फोकस करेंगे। यहां से एक काम करते हैं, ये ओपन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ओके, तो ये देखिए यहां पे आपको फोकस करना है। जरा यहां पे आप लोग देखिए, तो हमने यहां पर एक्स वाई क्या कंसिडर कर रखा है, एक प्लेन कंसिडर कर रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कंसिडर कर रखी है, जिसको हम लोग एक्स वाई बोल रहे हैं। नीचे से इसको हमने पोत रखा है, पॉलिश कर रखा है नीचे से। अब ये आराम से रिफ्लेक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आराम से ये रिफ्लेक्शन करेगा। मान लीजिए ये जो सरफेस है इसका हमने एक नॉर्मल बना दिया है। नॉर्मल समझते हो किसको बोलते हैं, एक टेंजेंट खींच दिया है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस के साथ। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो समझ रहे होंगे नॉर्मल किसको बोलते हैं, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखें, नॉर्मल का मतलब होता है भैया परपेंडिकुलर। ओके, ये एम और यहाँ पर एन, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब होगा क्या भैया, होगा क्या, मान लीजिए एक ही तरफ से लाइट आती है कुछ इस प्रकार से। यहां पे लाइट पड़ी इस पॉइंट के ऊपर, इस जो ओ पॉइंट है हमारा, यहां पर लाइट पड़ी, तो लाइट क्या होगी, पूरी तरह से बाउंसिंग बैक हो जाएगी, फिर से निकल जाएगी इस तरीके से। ओके, ये होने वाला है। अरे यही तो होगा। तो इस समय यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोग उसको बोलने वाले हैं। और ये जो हमारे पास रे आ रही है ना, ए से 0 पर, ठीक है, ये जो रे आ रही है हमारे पास, ए ओ जो रे आ रही है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे,
इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, यहां पर लिखा हुआ देख लो आप लोग, इंसिडेंट रे लिखा हुआ है यहां पर। उसके बाद ये जो रे हमारे पास से जा रही है, ओ बी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो ओ बी रे आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर लिखा हुआ है भैया रिफ्लेक्टेड रे। जो आ रही है वो इंसिडेंट, जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड। अब एंगल की बात करते हैं यहां पर, तो ये इंसिडेंट एंगल था, और ये जो आर यहां पे बना हुआ है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो चीजें आपको बताई ये सारी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, काफी सिंपल है। बहुत से बच्चों को पहले से आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता वो यहां पर देख लो। अच्छा, क्लास 10th में भी ये टॉपिक होता है, क्लास 10th के अंदर भी ये टॉपिक होता है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी कभी ना कभी इसको देख ही लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक्स वाई हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमने जो सरफेस ले रखी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये जो हम लोग पॉइंट बोल रहे थे जहाँ पर लाइट हमारी पड़ रही थी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका नाम दे दिया। एम एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो सरफेस से हमने एक नॉर्मल कंसिडर कर लिया, नॉर्मल मतलब हमारा परपेंडिकुलर। एओ भैया यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे। ओ बी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई, एंगल आई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझा दी हमने। देखिए, चैप्टर काफी बड़ा है, तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। ओके, इनमें हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश करना है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग चीजें छोड़ेंगे, चीजें तो सारी कवर करेंगे, लेकिन आप सभी को पता है ये चीज में कुछ भी नहीं है। ओके, आराम से आप लोग कर सकते हो। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। यहां पर थीटा आई थीटा आर जो आपको दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। दूसरी बात, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, 3 हमारे पास रे बनी हुई, 2 हमारे पास रे बनी हुई है, एक हमारे पास नॉर्मल बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे। एक काम करते हैं, यहां से ये वाला पेन ले लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। ये तीनों किस प्लेन में आ रहे हैं, इसी प्लेन में आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रही है, ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है इन अ सेम प्लेन। या फिर आप लोग इस तरह समझ सकते हो, पेपर, एक जो हमारा पेपर होता है ना, पेपर में सारी चीज आ जाएगी। ओके, एक 2D पेपर जो होता है हमारे पास, 2D पेपर अगर आप लोग लोगे, कागज जो लोगे, कागज में आप लोग तीनों चीज को ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। ओके, यहां पर आपको कोई 3D सिस्टम तो दिखाई दे नहीं रहा है, नॉर्मल सी बात है, एक ही प्लान में सारी चीज आ गई है। ठीक है, अच्छा, ये बात हमें समझ में आई। उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। तो ये भी काफी सिंपल चीज है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी नॉर्मल के हिसाब से। ठीक है, नॉर्मल के लेफ्ट साइड में कौन है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के राइट साइड में कौन सी, हमारे एग्जाम्पल में रिफ्लेक्टेड रे है। तो दोनों अपोजिट में होगी, और कैसे हो सकती है, अपोजिट में ही होगी ना, एक ही साइड थोड़ी ना हो सकती है। आई बात समझ में। अगर मान लो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अगर मान लो हम लोग प्लेन को ऐसा रख देंगे तब तो एक ही साइड आएगी, तब भी नहीं आएगी। मान लो आपका प्लेन ऐसा है एक्स वाई, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल कुछ इस प्रकार का बनेगा। ओके, तो यहां से मान लीजिए इंसिडेंट रे आई। ओके, तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, तब भी तो वही दिक्कत है, ये नॉर्मल हमारा, नॉर्मल के इस साइड आई है, इस साइड हमारा आर है। आई बात समझ में। तो ये आप लोग नियम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको। ओके, चलिए, तो ये भी हमारा टॉपिक हुआ कवर। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये आपके सामने हमने एक इमेज लगा रखी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। एक आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, एक सरफेस से हमने नॉर्मल बना लिया, फिर एक पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमने क्या किया, हमने इंसिडेंट रे को लेकर आए, तो वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
आप लोग ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो यार। ठीक है, कांच वांच के ऊपर मारिएगा लाइट। ठीक है, पॉलिश कांच होना चाहिए, पॉलिश हमारा जो मिरर होता है वो होना चाहिए पीछे से बिल्कुल पॉलिश हुआ हुआ, वो होना चाहिए, तो आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं ना, उस कांच में आप लोग लाइट मार के देखिएगा, पूरी तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर मिरर अब मिरर की डेफिनेशन लिखने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मिरर क्या होता है? जिसकी बैक साइड जो होती है वो पॉलिश हुई होती है। अरे मिरर वही तो होता है, मिरर की पीछे की साइड जो होती है वो बिल्कुल पॉलिश हुई होती है, और जो सामने की साइड होती है वो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। ठीक है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की, कि कितने प्रकार के मिरर होते हैं हमारे पास। तो 3 प्रकार के मिरर हम लोग बेसिकली कंसिडर करके चलते हैं। एक प्लेन मिरर मानते हैं हम लोग, एक स्फेरिकल मानते हैं, और एक पैराबोलिक मानते हैं। एक प्लेन मिरर मानते हैं, स्फेरिकल, एक पैराबोलिक। क्या होता है प्लेन मिरर? तो प्लेन तो आप सभी को पता होगा प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, अपना नॉर्मल सा जो मिरर होता है वो हमारा प्लेन मिरर होता है, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं हम लोग, हमने घरों में लगा हुआ होता है, वो प्लेन मिरर होता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये कटोरा आप लोग देख रहे होंगे, इसके अलावा ये छतरी लगी हुई है, ये देख सकते हो आप लोग। ओके, इसके अलावा गाड़ी का कांच देखो, ठीक है, ये भी स्फेरिकल ही है। ओके, ये होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है, स्फेरिकल मिरर मिरर। ये आप लोग देख लीजिए। अब यहां पर जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, ओके, ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये एक तरह से किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ये एक स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहां पर आपको 2 स्फेयर देखने को मिल रहे होंगे। दिखने को तो आप लोगों को ये सर्कल लग रहे हैं, दिखने को तो ये आपको सर्कल दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्फेयर है। ओके, जो हमारी गेंद आती है ना क्रिकेट की, इस टाइप से आपको अज्यूम करना है कि अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो दो ये जो मिरर होते हैं वो भी 2 प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर को। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर आप लोग देखिए, ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। चम्मच से हम लोग समझेंगे भैया, चम्मच बहुत काम की है, स्पून। तो देखिए, जिस तरफ से हम लोग खाते हैं, ठीक है, चम्मच से जिस तरफ से हम लोग खाते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव साइड। ठीक है, एक गुफा साइड देखने को मिलती है, गुफा जो होती है उस तरीके से आपको देखने को मिलता है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मतलब उल्टी साइड, चम्मच जो उल्टी साइड से अगर आप लोग देखोगे तो आपको कॉन्वेक्स दिखेगा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया, इमेज से आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, कॉनकेव मतलब गुफा साइड, गुफा जैसी बनेगी चीज हमारे पास कुछ इस प्रकार से। अब ये 3D में तो आपको बता नहीं सकते, 2D में समझाते हैं। ये देखिए कॉनकेव, ये इस तरह से कॉनकेव ये, ठीक है, और कॉन्वेक्स कैसा रहेगा? ऐसा। ठीक है, ऐसा मतलब ये। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमारे पास 2 प्रकार के स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं। फिर से याद करेंगे हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल ही गए होंगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें 3 प्रकार के हमारे पास मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। अब प्लेन मिरर की हमने इमेज नहीं लगाई है, इमेज लगाने की जरूरत भी नहीं है, सब समझते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर आपको बता दिया हमने, कुछ इस प्रकार का होता है जो कि स्फेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आपको यहां पर दिखा दिया। ओके, अब पैराबोलिक भी देख ही लो, वैसे पैराबोलिक का कोई काम नहीं है। इस तरह से एक पैराबोलिक, इसकी इक्वेशन आप लोग देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो। ये होता है पैराबोलिक, ये स्फेयर नहीं है, ये पैराबोलिक है, ध्यान रखना। ओके, स्फेयर और पैराबोला में अंतर होता है। क्लास 11th में हम लोग पैराबोला पढ़ते हैं, खासकर मैथ्स वाले बच्चे वो पैराबोला के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ इस प्रकार का पैराबोला हमें दिखाई देता है। ओके, इस प्रकार का हमें पैराबोला दिखाई देता है। तो ये होता है पैराबोला। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, पैराबोला, प्लेन वगैरह हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट किसके ऊपर? स्फेरिकल मिरर के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर के ऊपर बात करते हैं। आगे हमारे पास है भैया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम लोग स्फेरिकल मिरर के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके, प्लेन मिरर, पैराबोलिक मिरर के ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर ये हम लोग देखने वाले हैं। अब हमारे पास 2 प्रकार के स्फेयर हो सकते, 2 प्रकार के हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव,
एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी टर्म है वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ओके, तो जरा फिर से यहाँ पे आ जाइए, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर है। यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बना रखा है, अभी आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डायग्राम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है। ओके, देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास है भैया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हमारे पास है। यहां पर एक गुफा बन रही है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसलिए हम कॉनकेव बोल देते हैं इसको। इस तरीके से याद कर सकते हो, समझने के लिए आसान रहेगा आपके लिए। तो देखिएगा, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर हमारा एक स्फेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आप लोग इसको पूरा एक्सटेंड करोगे तो आप लोगों को एक स्फेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, स्फेयर देखने को आपको मिलेगा। तो अब स्फेयर का कुछ सेंटर होगा, ये स्फेयर का सेंटर होगा, जो स्फेयर आप लोग बना रहे हो ना, वर्चुअल स्फेयर जो आप लोग तैयार कर रहे हो, उसका ये सेंटर होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर। सी मतलब होता है सेंटर, और सेंटर किसका है, आप लोग क्या बोलोगे, ये स्फेयर का है। लेकिन यहां पर इसे एक नया टर्म दिया जाता है, एक नया नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। उसके बाद आपको, उसके बाद आपको यहां पर यह चीज समझ में आनी चाहिए। ये देखिए, हमने यहां पर एम बोला है इसे, यहां पर इसे एन बोला है। जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, उसकी जो सरफेस है उसका हमने नाम दे दिया है एम एन। अब इसका पूरा नाम हम लोग लिखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता देते हैं। यहां पे ये देखिए, ये हमारे पास पी, ठीक है, ये हमारे पास की क्या है, पी है। पी मतलब पोल, पी मतलब यहां पे होता है पोल। ओके, पी मतलब यहां पे क्या होता है भैया, ये होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप लोग लाइन खींचोगे ना एक सीधी, तो यहाँ पर आपको पोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइन खींचिए आप लोग, तो यहाँ पे आपको एक पोल देखने को मिलेगा। पी हमारा पॉइंट होता है। अब एम पी एन, एम पी एन हम लोग क्या बोलेंगे एम पी एन को, कि ये हमारे पास एक अपर्चर है, अपर्चर हम लोग इसे बोलेंगे। तो द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग कॉल्ड अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिनोट बाय एम पी एन। तो अब समझ में आया आपको, जो हमने एम पी एन नाम दिया था उसमें अगर हम लोग पी को भी शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हमारा अपर्चर हो जाएगा, या फिर आप लोग इसे अपना उपकरण बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। स्पेलिंग आप लोग करेक्ट यहाँ पे कर लेना। ओके, अपर्चर की स्पेलिंग यहाँ पे ये आएगी, APERTURE, ठीक है, APERTURE, अपर्चर। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमें अपर्चर समझ में आ गया। अभी तो बहुत सारी टर्म है, ये देखते जाओ। फिर आता है हमारे पास पोल, पोल आपको समझा दिया, ये रहा हमारा पोल, ठीक है, डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझा दिया आपको, स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेयर मिरर इन द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म अ पार्ट, ठीक है, डिनोटेड बाय सी, सी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय आर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस पोल तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा आर बोलेंगे। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी आर कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, हमारी आर कहलाएगी। आई बात समझ में। अब आगे देखो आप लोग, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो आर समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों चीज आपको समझा दी हमने। रेडियस मतलब क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, अपनी रेडियस बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ओके, चलिए, तो यहां पे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से इसको हमें पहले तो क्लीन करना रहेगा। ओके, तो यहां पर देखिए आप लोग, नेक्स्ट हमारे पास है फोकस और प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, तो भैया ये मिडिल पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे फोकस। आई बात समझ में, फोकस क्या होता है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं।
तो फोकस हमें समझ में आ गया। फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिए, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये वाली आएगी, एल ही आएगा यहाँ पर। ओके, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद ये हो गया करेक्ट हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ क्या होती है भैया? फोकस से लेकर हमारे पोल तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ से इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और ये हमारे पास क्या आया था? ये हमारे पास आर आया था। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है, फोकल लेंथ अलग होता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एफ, छोटा एफ क्या कहलाएगा? फोकस से पोल तक की दूरी हमारी एफ कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी हमारी रेडियस कहलाएगी। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो ये जो आपको एक एक्सिस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमने एक लाइन खींच रखी है ये वाली, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को जोड़ के रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं भैया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और अपर्चर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग चाहें तो नोट करते चलें साथ साथ। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या है ये नियम, इनको समझते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, और क्या होती है इमेज फॉर्मेशन ये भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, रूल्स रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। देखिए, हमारे जो मिरर्स होते हैं, कोई से ही मिरर ले लो आप लोग, इनका काम क्या होता है? हमें एक इमेज बना के देते हैं। जब आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, आपकी इमेज आपको दिखाई देती है। तो यही तो काम होता है मिरर का। अगर ये काम इसका नहीं होगा तो मिरर किस काम का? ओके, तो इमेज फॉर्म करके देता है। अब भैया हर चीज के नियम होते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के अपने खुद के नियम होते हैं। अब हमारे पास 4 नियम आते हैं, वैसे ज़्यादा भी नियम हो सकते हैं, लेकिन हम 4 नियम का पालन करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे पास कानून ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, लेकिन हम लोग पालन कितने का करते हैं? गिने चुने नियम है, उनका पालन हम लोग करते हैं। सारे नियम तो हमें पता ही नहीं है, पालन करने की तो बात बहुत दूर की है, हमें आधे नियम के बारे में तो पता ही नहीं है। ओके, तो यही बात यहाँ पर है, हम लोग 4 पर्टिकुलर नियम है जिनका फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है, एक एक करके बताते हैं। ओके, तो हैशटैग नंबर 1, पहला नियम आपसे बोलता है कि भैया अगर आपके पास पैरेलल लाइन आती है, पैरेलल लाइन किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन आती है, कोई सी लाइट आती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट अगर आपके पास आती है, तो वो कहां से पास होगी? इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। यहां से ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहां से? फोकस से। तो हम लोग पहला नियम क्या लिख सकते हैं? वैसे लिखा हुआ है थ्योरी में, लेकिन आप लोग क्या समझ सकते हो? आप लोग ये समझ सकते हो, अगर पैरेलल लाइन आएगी पैरेलल एक्सिस के, तो क्या होगा? वो जो हमारे पास रे ऑफ लाइट आई है, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? फोकस से पास हो जाएगी। आई बात समझ में? ये होता है नियम 1। अब नियम 2 के ऊपर बात करते हैं। नियम 2 ये बोलता है कि अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो कहाँ से जाएगी? अब आप लोग खुद बताओ। अरे अगर यहां से आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये बोलता है नियम नंबर 2 कि अगर आपके पास लाइट फोकस से आ रही है तो वो कहां से जाएगी? वो जाएगी भैया पैरेलल। किसके पैरेलल जाएगी वो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये नियम नंबर 2 बोलता है। अब नियम नंबर 3 समझते हैं, बहुत सिंपल सिंपल नियम है। ठीक है, नियम नंबर 3 समझते हैं। नियम नंबर 3 क्या बोलता है? नियम नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट कर्वेचर से आ रही है, कर्वेचर से होती हुई आ रही है, तो वो क्या हो गई? वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कर्वेचर के थ्रू ही वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसी आई थी वैसी की वैसे ही वो चली जाएगी। ये नियम नंबर 3 बोलता है। अब नियम नंबर 4 पढ़ा देते हैं आपको फटाफट। नियम नंबर 4 पढ़ा देते हैं। नियम नंबर 4 क्या बोलता है? नियम नंबर 4 हमारा ये बोलता है कि अगर कोई सी रे कहाँ पर स्ट्राइक करती है, अगर वो रे हमारे पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो जितना एंगल यहाँ पे बना था, यहाँ पर लेट सपोज ये आई एंगल है हमारा, तो इतना ही एंगल
इतना सेम एंगल यहाँ से बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह से बनाना चाहें तो यहाँ पर भी सेम एंगल रहेगा इस तरह से, ये हमारा आर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आई एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये यहाँ पे हमारा नियम नंबर चौथा बोलता है। तो चारों नियम काफ़ी सिंपल है यार, आपको सारी चीज़ बता दी हमने। ठीक है, बहुत कम समय में बता दी आपको, और इसमें समय बर्बाद करने वाली बात भी नहीं है। अब आपके सामने जितनी चीज़ बताई है हमने वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आप चाहो तो पॉज कर सकते हो वीडियो को और देख सकते हो। उसके बाद रूल नंबर 2 जो आपको पढ़ाया वो यहाँ पर है। रूल नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है नीचे। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और देखिए, पढ़ लीजिए यहाँ पर। रूल नंबर 3 ये बोलता है कर्वेचर से पास होगी तो कर्वेचर से चली जाएगी, ये हमारा रूल नंबर 3 बोलता है। रूल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 4। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको बता दी। अब ये तो बात हुई हमारी कॉनकेव के केस में। ठीक है, हमने किसके केस में बात करी, ये कॉनकेव, ये कॉनकेव था। अब कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हैशटैग रूल नंबर 1 लगाते हैं पहले। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आपके पास पैरेलल लाइन आ रही है एक्सिस के थ्रू, मान लीजिए ये पैरेलल लाइन आ रही है, तो ये कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी आपको, ये फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, ये फोकस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पास होना था, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये अगर ये पैरेलल है, अच्छा ये पैरेलल नहीं बनी क्या हमसे, लेकिन ठीक है आप लोग समझ जाइए कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन हमारी हो जाएगी। तो अगर ये पैरेलल लाइन आती है इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, फोकस से पास होती हुई हमें नजर आएगी। ओके, लेकिन ये एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, ये हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि अंदर से हमने इसको पॉलिश कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 लगाते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर कोई सी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई नजर भी आती है तो वो कैसी रहेगी, वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से बना दो, ये इस तरीके से। ये अगर हमारी फोकस से पास होती हुई आ रही है, फोकस से आ रही है, तो आप लोग इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। ठीक है, फोकस की तरफ अगर ये जा रही है, फोकस से आ रही है, ओके, तो ये क्या होगा, इसका इस तरीके से बन जाएगा, ये पैरेलली चली जाएगी। ठीक है, ये होगा यहाँ से फोकस से आ रही है, तो हम लोग इसको इस तरीके से बना लेंगे। ओके, ये रहेगा यहाँ पर रूल नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता था, कर्वेचर के ऊपर बात करता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगा, इस तरीके से अगर आया तो इस तरीके से ही वापस चला जाएगा। ओके, अब फिर हमारा रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 हमसे ये बोल रहा था कि अगर आप लोग पोल से पास करोगे, यहाँ से पास करोगे, तो यहाँ से वापस निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये एंगल जो बनेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ आई बोल दो, एंगल ऑफ आर बोल दो, ये दोनों बराबर रहेंगे। एंगल आई और एंगल आर हमारा बराबर रहेगा। ये बात हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, नोट्स में सारी चीज़ हमने शामिल कर रखी है, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये देख लीजिए, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा, पढ़िएगा, थ्योरी में आप लोगों को सारी चीज़ मिल जाएगी। चलिए, तो नियम हम सीख गए, किस तरीके से बनाते हैं वो सीख गए हम लोग। ओके, ये सारी चीज़ आपको बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हमने नियम सीख लिए, इमेज बनाने के नियम सीख लिए, अब नियम को इम्प्लीमेंट करेंगे कि इमेज बनती कैसे वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग टेबल देख पा रहे होंगे। ओके, एक टेबल देख पा रहे होंगे कॉनकेव मिरर की, कि हम लोग किस किस प्रकार से हमारी इमेज बना सकते हैं, किस किस पोजीशन पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो तो किस प्रकार से हमारी इमेज बनेगी, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, वो यहाँ पर लिखी हुई है। पहला केस हम लोग लेते हैं, जो कि है, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, जूम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आजकल तो हमारा यूट्यूब में एक फीचर आ गया है जूम करने का, आप लोग चाहो तो जूम कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यूट्यूब में जूम कर सकते हो। ठीक है, जूम करके भी आप लोग देख सकते हो वीडियो को, ये फीचर आ चुका है। अगर आप लोग भविष्य में ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हमें तो 1-1.5 साल हो गया भैया ये फीचर को देखते देखते, लेकिन हमारे समय पर ये फीचर अभी आया हुआ है थोड़े दिन पहले। ओके, तो देखिए, ये लीजिए जूम कर दिया आपके लिए। तो हमारे पास केसेस रहेंगे। ठीक है, इसको फिर से जूम कर लेते हैं यार। तो पहला केस हमारे पास है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। उसके अलावा पोजीशन ऑफ इमेज, और
पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है कहाँ पर इमेज बनेगी। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, किस तरीके से बनेगी हमारी इमेज, वो हम लोग देखेंगे। ओके, कि हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, एक्चुअल में इमेज बन भी रही है, नहीं बन रही है, और बन रही है तो कैसी बन रही है, और अगर रियल इमेज नहीं बन रही है तो कौन सी इमेज बनेगी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहला केस हमारे पास है भैया 8 इन्फिनिटी। 8 इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमने डायग्राम लिया था उसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायग्राम बार बार बनाना इसमें समय वेस्ट होगा। तो मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है 8 इन्फिनिटी, 8 इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ है, 8 इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत कहीं पर दूर होगा। और ध्यान रखना कभी भी इन्फिनिटी से रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से कभी भी रेस आएगी तो वो पैरेलल आएगी, ध्यान रखना। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए होती है कैसे भी करके, तो हमने दो पैरेलल रेस इस प्रकार से बना ली। अब आपको पता है पैरेलल रेस जो होती है वो फोकस से पास होती हुई नजर आती है, ये इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर भी ये फोकस से पास होती हुई जाएगी कुछ इस प्रकार से। ओके, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, यहाँ पर तो आपको बताने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो ये दोनों जो रेज है वो सबसे पहले कहाँ पर इंटरसेक्ट करी वो देखो आप लोग, ये दोनों रेज सबसे पहले कहाँ पर इंटरसेक्ट करी वो देखो आप लोग। तो ये रे यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 8 फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, कैसी बनेगी ये इमेज, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, रियल इमेज बनेगी। एक होती है रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। जैसे कि हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में हमने देखा था, हमारी जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, मतलब वर्चुअल इमेज वहां पे बनती है। वहां पर अंदर तक नहीं जाती है लाइट, वो हमें वर्चुअली दिखाई देती है कि वहां पर बन रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो रियल इमेज बनी है। ठीक है, हमें रियल इमेज बनी है, लाइन जो है वो रियली में क्रॉस कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे रियल इमेज बनी है। और कैसी बनी है, पॉइंट साइज की बनी हुई है। ठीक है, पॉइंट साइज, जो इमेज का साइज होगा वो बहुत 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 छोटा होगा। ठीक है, पॉइंट साइज की हमारी इमेज बनी हुई है। ये बात हमने यहां पर लिख दी। ओके, ये हमने यहां पर बात लिख दी। अभी आपको और टर्म हम लोग समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े फंडे क्लियर होना जरूरी है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए, तो हमें पहला केस समझ में आ गया। अगर इन्फिनिटी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर देख लो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज जो रहेगी वो कहाँ पे बनेगी, 8 फोकस। ठीक है, फोकस के ऊपर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस बोल दो या फोकस बोल दो। ओके, रियल इमेज बनेगी, और पॉइंट साइज की बनेगी, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। ओके, अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनेगी। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा उल्टी इमेज कैसे बनी, क्योंकि अभी आपको इसका फील तब आएगा जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखेंगे, जो कि हमें नोन होती है, जो हमें पता होती है पोजीशन, उसके ऊपर रखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, अब इन्फिनिटी से अगर रेज आएगी और पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, अब वो इमेज छोटी सी बनी है पॉइंट साइज की, तो आप लोग खुद सोच के देखो यार, एक पॉइंट साइज की इमेज जो बनी हुई है वो उल्टी बनी है सीधी बनी है, किसको लेन देना है ऐसे में। पॉइंट साइज की जो इमेज बनेगी वो उल्टी है या सीधी है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो लेकिन हम लोग बोलते हैं ये कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड बनती है। ओके, उल्टी बनती है। आपको ये इसका फील आएगा जब आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करोगे, सेकंड नंबर का पॉइंट आप लोग पढ़ोगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, ओके, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी वो हम लोग देखेंगे। ओके, वो देखिए आप लोग। तो इसके लिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं, फिर से यहां पर आ जाइए। यहां पर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप लोग बिल्कुल सीधा बनाइएगा इसको। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ए और बी बोल देते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, इधर पीछे है ना, यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको बनाना है इमेज तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट ले जाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, इस प्रकार से इसको कहाँ से पास करवा दोगे, फोकस से पास करवा दोगे, नियम नंबर 1 लगाओगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप चाहो तो एक और रे ऑफ लाइट ले जाओ सीधी की सीधी बिल्कुल ऐसे। ओके,
तो एक काम करो, यहाँ से मत ले जाओ, आप लोग सिंपल सा कर लो, एक और रे ऑफ लाइट ले जाओ, फोकस से पास करवा दो इसको। अगर दूसरी लाइन आपने फोकस से पास करवाई है तो फोकस से जब भी पास होती है वो कैसी जाती है, पैरेलल एक्सिस के थ्रू जाती है, कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। आ रहा है समझ में आपको, ये होगा यहाँ पर। फिर से सुनो आप लोग, अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए, फिर से एक बार क्लीन कर देते हैं, फिर से बता देते हैं आपको, कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया तो फिर से बता देते हैं। सबसे पहले तो हमने ए बी के नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया और हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड दी बियॉन्ड दी सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर के पीछे रख लिया इसको। अब यहां से क्या होगा, हमें दो रेस निकालनी पड़ेगी, दो रेस निकालनी पड़ेगी अगर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमने ये दो रेस इस प्रकार से बना ली, एक पैरेलल बनाई, पैरेलल जो होती है वो कैसे जाती है, फोकस से पास होती हुई जाती है, नियम नंबर 1 हमारा यही तो बोलता है, ठीक है, नियम नंबर 1 के हिसाब से। उसके बाद हमने क्या करा, नियम नंबर 2 लगा दिया, ठीक है, कि अगर हम लोग फोकस से पास करवा दें, हमारी एक और रे बनाते हैं वो फोकस से पास करवा दें, तो वो कहाँ आपको देखने को मिलेगी, वो इस प्रकार से जाएगी, पैरेलल एक्सिस के थ्रू जाएगी। तो जहां पर ये पहली बार मीट करी, यहां पर इस प्रकार से ये बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार से यहां पर इंटरसेक्ट करी है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा ये। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी, और ये इसका मुंह बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। आया समझ में, ये यहाँ पे होगा। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहाँ पे बनी है, इसको बोल देते हैं ए डैश, इसको बोल देते हैं बी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश ये हमारी क्या है, ये हमारी इमेज बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये बनी हुई है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसके बीच में बनी हुई है, तो हमने ये लिख दी। अब ये कैसी बनी हुई है, सीधी है या उल्टी है वो बताओ, तो ये उल्टी बनी हुई है, ए डैश बी डैश जो दिख रहा है आपको वो उल्टा दिख रहा है आपको, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसे इन्वर्टेड बोलोगे। तो रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है इसके केस में, ओके, इन्वर्टेड। और क्या बात समझ में आ रही है, अगर आप लोग इसको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा ए बी था ना, ये बड़ा था, ठीक है, ये बिग था, और ये स्मॉल बनाए, स्मॉल बनाए, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो यहाँ पर बनता है वो छोटा बनता है इसके केस में। तो ये क्या बोलोगे आप लोग, डिमिनिश्ड बनी है हमारी इमेज, जो बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है, छोटी बनी है इसके केस में। आई बात समझ में, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, आपका काम हो गया खत्म। तो फिर से आ जाओ वहीं पर जहाँ पर हम लोग थे। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड केस की, ठीक है, इसको जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। केस नंबर 3 हमारा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमें क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना है। चलिए भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ओके, एक काम करते हैं, फोर्थ वाला केस भी देख लेते हैं और साथ में करवा देंगे दोनों को। फोर्थ वाला केस क्या बोलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। ओके, तो दोनों करवा देंगे साथ में। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए भैया, यहाँ पे करवाते हैं आपको। सबसे पहले तो थर्ड केस देखेंगे हम लोग, केस नंबर 3। देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या नाम देंगे हम इसको, ए बी दे देते हैं। तो होगा क्या, यहां से आपको दो रेज निकालनी है। लेट सपोज आपने पहली रेज पैरेलल निकाल दी। अब पैरेलल जो रेज होती है वो फोकस से पास होती हुई नजर आती है या फिर पास होती है, तो हम लोग इसे फोकस से पास करवा देंगे। सेकंड में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पास करवा सकते हो फोकस से फिर से, ठीक है, फोकस से आपने पास करवा दी। अब फोकस से जो रेस पास होती है वो पैरेलल चली जाती है, ठीक है, वो कैसे चली जाती है, पैरेलल हमारी चली जाती है। तो इस प्रकार से ये पैरेलल चली जाएगी। अब ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है भैया हमारा, ये थोड़ा सही से नहीं बना है, लेकिन आप क्या करिएगा अपनी कॉपी में इसको बिल्कुल करेक्ट बनाइएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये पैरेलल जाती हुई आपको नजर आएगी, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन पाया है। इसका रीजन आपको बताते हैं। ये जो है ना, ये जो अपना अपर्चर है, अपर्चर, ये जो अपना अपर्चर है, ये काफी ज्यादा स्मॉल लिया जाता है, छोटा लिया जाता है, ठीक है, स्मॉल। स्मॉल के केस में ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब हमने तो इतना बड़ा बना दिया, तो इस केस में क्या होता है ना, हमारी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं बन पाती है। मतलब ठीक है, अपने को पता है कहाँ पर बनेगा, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में बनाने जाओगे, अपनी कॉपी में आप छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे कहीं पर ये मीट करेगा, और अगर आप इसको जोड़ोगे
तो आप देखोगे कि ये यहीं पर आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आएगा। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिएगा, बन जाएगी बिल्कुल। अगर आपने डायग्राम सही से बनाया है, ठीक है, अपना जो अपर्चर है वो सही से बनाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस की जो दूरी है वो बराबर रखी हुई है, तो बराबर बनेगा आपका। ओके, अगर हमारी कॉपी यहाँ पर होती तो आपको दिखा देते, लेकिन ठीक है, अपने पास जो डायग्राम है उसके हिसाब से भी आपको समझा दिया हमने। चलिए, आई बात समझ में। तो ये क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। और साइज क्या रहेगा इसका, साइज जो ए बी का था वही ए डैश बी डैश का रहेगा, मतलब दोनों का साइज बराबर रहेगा। तो ये हमारा थर्ड केस कंप्लीट होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखी हुई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हमारा इमेज बनेगा। चलो ये क्लीन करते हैं। केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 बोलता है कि अब आप इसको थोड़ा सा और पास में ले आओ। अब आप लोग आपके ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आओ। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, रेज निकालना है। पैरेलल जो रेज होगी वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, इसके बाद जो हमारी रेज होगी उसको आप लोग फिर से फोकस से पास करवा दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो, कहीं से ही पास करवा दो। लेट से इस बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब पोल से हम लोग पास करवा देते हैं, पोल से, वेरी सॉरी, पोल से हम लोग पास करवाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे है, ये क्या है हमारे पास, पोल है। अगर आप लोग पोल से पास करवाते हो तो फंडा क्या बोलता है कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनना चाहिए। तो इस बार जो हमारा एंगल बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, यहां से हम लोग ये ले लेते हैं, ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा। ओके, इसको क्लीन करते हैं पहले। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को, यहाँ पर कहीं पर इसकी इमेज आपको देखने को मिलेगी। किसकी इमेज देखने को मिलेगी, हमारे ए बी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ए डैश बोलो, इसको बी डैश बोलो, ये आपकी इमेज बन गई। ओके, फिर से ये इन्वर्टेड बनी हुई है, रियल इमेज है। और क्या बोलोगे आप लोग, ये क्या बनी है, इससे बड़ी बनी है, लार्जर देन अवर ऑब्जेक्ट, ये आप लोग वहां पर लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी। तो अभी हमने कहां पर रखा हमारा ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में रखा है। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो, एट फोकस के ऊपर रखा हो तो क्या होगा, फोकस के ऊपर रखा हो तो क्या होगा, देखिएगा। फिर से वही करना है आपको, रेज निकालना है। रेज कहां से पास करोगे, पास कर सकते हो आप लोग फोकस से। ठीक है, एक रे और बनाओ, ये कहां से पास कर दो आप लोग, ये पोल से पास कर दो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की नजर आएगी आपको। तो ये कहां पर मीट कर रही है बताओ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो हमारी जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, वो कहां पे बनेगी आपको बताना है। तो ये जो इमेज रहेगी भैया, ये पैरेलल लाइंस कहां पर मीट करती है, इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो इमेज हमारी कहां पर बनी हुई है, इन्फिनिटी के ऊपर बनने वाली है। ओके, कहां पर बनने वाली है, इन्फिनिटी के ऊपर बनने वाली है। तो बस यही आपसे पूछेंगे यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग ये लिख सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, ओके। तो ये रहेगा, फोकस पे अगर रख दोगे ना तो कहां पर देखने को मिलेगी आपको, ये इन्फिनिटी के ऊपर देखने को मिलेगी। चलिए, तो तीनों चीज आपको समझा दी। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, फिर से वहीं पर चलते हैं। वैसे ये आप लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हो, और ये हमारा क्लास 10th में भी टॉपिक होता है। ओके, लेकिन ठीक है, हमने करवा दिया आपको यहाँ पर। तो ये देखो, फोर्थ केस क्या था हमारा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो भी हमने देख लिया। उसके अलावा अपन ने कहाँ पर देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी देख लिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी देख लिया। इसके अलावा और कहाँ पे हम लोग रख सकते हैं इसको, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी में मिलेगा, वो बता दिया आपको। इसके अलावा बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। चलिए, तो लास्ट केस और देख लेते हैं, जो कि हमारा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो क्या होगा, ये हमारा ए, ये हमारा बी अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक रे ले एक रे ले लो भैया। पहले ये हमने पास करवा दी इसको पोल के साथ, पोल से पास करेगी तो ये इस तरीके से निकल जाएगी। ओके, इस तरीके से ये निकल जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करो, इसको पास करवा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फोकस से। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो या फोकस से पास करा दो। तो अगर आप लोग इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
अब आपने रेस को पास करवा दिया, अब बताओ ये कहाँ पर जाके मीट करेगी? ये डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, डाइवर्ट हो रही है, मतलब ये जाती जाएगी, दूर दूर होती जाएगी, दोनों रे एक दूसरे से दूर दूर होती जाएगी। तो आगे जाओगे तो आगे तो आपको ये देखने को मिलेगी नहीं, आगे तो ये आपको देखने को मिलेगी नहीं मर्ज होती हुई। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, पीछे क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। तो हमें एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, हमें एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, वर्चुअल इमेज। इसको इस तरीके से बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सेस को। तो यहाँ पर आपको ए डेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बी डेज देखने को मिलेगा। ओके, देखो आप चाहो तो फोकस से भी पास करवा देना, डायग्राम बिल्कुल सही बनाना, तो फोकस में भी यही काम होगा। ओके, फोकस में भी यही काम होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, तो अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया ताकि ये अच्छे से दिख सके, आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे ये मीट कर रही है ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश हमारा ये क्या बना है, इमेज बनी हुई है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये रियल इमेज नहीं है, ये क्या है, हमारी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमारी बनी हुई है, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमारी बनी हुई है। अच्छा, वर्चुअल इमेज हमारी बनी हुई है, ये जो है वो क्या है, ये जो इमेज है वो अपराइट है, सीधी है, ओके, स्ट्रेट है, मतलब एक होती है हमारे पास इन्वर्टेड, एक होती है हमारे पास अपराइट। तो ये अपराइट है, अपराइट मतलब सीधी, जैसे ए और बी था, ए बी था, तो ये भी यहाँ पर ए डैश बी डैश आया, उल्टा नहीं बना कि बी डैश ए डैश नहीं आया, ए बी आया तो ए बी आया यहाँ पर भी। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो लास्ट केस भी हमारा डिस्कस हो गया, इसको क्लीन कर देते हैं पूरा वापस। फिर से हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर, जहाँ पर हमने टेबल बना रखी है पूरी, ये देखिए। तो यहाँ पर सारे केस हमारे डिस्कस हो गए, ओके, सारे केस हमारे यहाँ पर डिस्कस हो गए। चलिए तो आगे हम बढ़े, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रिवीजन करने में काफ़ी आसान रहेगा आपको, ये देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने कॉनकेव देखा था, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स मिरर आप सभी जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर अभी आपको बता दिया, अंदर की साइड से पुता हुआ होता है, बाहर की साइड से इस तरीके से होता है ये। तो अगर आप लोग यहीं पर समझना चाहो तो केस इसका हम लोग लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़कर आप लोग कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं पर रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है। अब हमने दो रेस चला दी, हमने क्या करा, दो रेस चला दी। पहली रे हमारी कुछ इस प्रकार से गई, ये कहाँ पे हिट करी, यहाँ पर इसने हिट किया। ये कहाँ से पास करेगी, पैरेलल रेस, ये हमारी पास करेगी या फिर पास होती हुई हमें नजर आएगी फोकस से। कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। तो इसको हमने जब एक्सटेंड किया तो ये यहाँ से कहीं से पास होती हुई हमें नजर आई इस फोकस से। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको रिफ्लेक्ट करवा देना है। तो रिफ्लेक्ट कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगी, ये इस प्रकार से, ओके। इसके बाद एक और रे आपको पास करना है, आप चाहो तो कहाँ से पास कर सकते हो इसे, इसे आप लोग पास कर सकते हो भैया अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन ये पास तो यहीं तक होगी, ये पास तो यहाँ तक होगी। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे कहीं पर बनेगा, इसको हम बोलते हैं ए डैश और इसको हम लोग बोल देते हैं बी डैश, ठीक है। तो आई बात समझ में, किस प्रकार से हमने किया। तो ये किसी भी केस के लिए हो जाता है। तो पोजीशन आप लोग देख सकते हो कहाँ पर है, ये पोजीशन हमारी बनी हुई है एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। तो हमेशा एफ पी के बीच में ये बनने वाली है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एंड पी, ठीक है, ये इसको काट लेना पूरा, इसको क्लीन कर लेना, बिटवीन एफ एंड पी, ओके। इसके बाद नेचर कैसा रहेगा इसका, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ओके। अपराइट भी लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है। इरेक्ट और अपराइट का मतलब सीधा ही होता है। उसके अलावा वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है ये। उसके अलावा पॉइंट साइज की रहेगी ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हो, पॉइंट साइज नहीं बोलना है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल दो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ओके। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उससे ही छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा करेक्शन हमने कर दिया, इसके हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हो, ओके। तो ये रहेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला केस ले लेते हैं। ये तो हमने बात करी किसी भी पोजीशन के ऊपर, और यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एट एनी पोजीशन। तो इस प्रकार से आपको बताना रहेगा। अब हम लोग केस लेते हैं इन्फिनिटी का, कि अगर इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो कहाँ पर हमारी इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। तो ये केस हमने पहले भी डिस्कस किया है और अभी भी डिस्कस कर लेते हैं।
अगर भैया हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। इमेज के ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे कहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो हमारी फोकस के ऊपर बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी वो हमारी कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पैरेलल लाइंस होती है वो कहाँ से पास होती हुई नजर आती है, हमें फोकस से पास होती हुई नजर आती है। तो ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, नजर आएगी हमें फोकस से पास होती हुई। तो ये बात होगी यहाँ पर। आप लोग इसको एक्सटेंड करिएगा, फोकस में मिल जाएगी, पॉइंट साइज की ये बनेगी। ओके, समझाने की जरूरत इसको ज़्यादा नहीं है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। सबसे इजी टॉपिक यही होता है, मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो फोकस के ऊपर बना दो बस। ठीक है, डायग्राम बनाने भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर। या फिर इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, शो दैट फॉर स्फेरिकल मिरर आर इज इक्वल्स टू 2f। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, 3 स्टार इसके ऊपर लगा हुआ है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको समझते हैं, क्या इसकी कहानी है, क्या इसको किस तरह से हमें समझना है इसे, वो देखते हैं। और क्या हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो भी हम लोग समझेंगे। देखिएगा, एक काम करते हैं, यहां से रेड कलर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग रिलेशन बताइए आर एंड एफ में। ठीक है, अब आप लोग आर और एफ समझते होंगे, आर क्या होता है, एफ क्या होता है। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल से लेकर सी तक, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग इस दूरी को बोलते हैं, सी से लेकर पी तक की दूरी को। उसी प्रकार से फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी। ठीक है, ये यहां पर रहेगी, ये एफ हमारी बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें आर और एफ के अंदर रिलेशन निकाल के बताना है कि आर और एफ में क्या रिलेशन बनेगा। तो हमारा जो आर है ना भैया, ये फोकल लेंथ से किस तरह से रिलेटेड है वो आपको बताना है प्रश्न में। तो होता क्या है, हमारा जो आर होता है वो 2f होता है, मतलब फोकल लेंथ को अगर आप लोग डबल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है ये। ठीक है, अब ये तो होता है, लेकिन हमें कैसे पता कि यही होता है, किस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए समझते हैं किस तरीके से आप लोग इसको प्रूव करोगे। एक काम करते हैं, सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा काम यहाँ पे करना है। इसको करते हैं क्लीन। ओके, इसको करते हैं हम लोग क्लीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग एक रे लेके आइए, पैरेलल रे आप लोग लेके आइए प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम देते हैं ए। ठीक है, अब ये यहां से टच करी, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये फोकस से पास हो जाएगी। किससे पास हो जाएगी, फोकस से। इस प्रकार से ये पास हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा अपनी कॉपियों में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्केल होती नहीं है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से बनाना होता है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको पास कर दिया। एक रे आई हमारे पास ए नाम की, जो कि इस तरीके से पास हो गई, तो इसका नाम ने पूरा नाम क्या दे दिया, ए भी हमारी रे हो गई। अच्छा, ये बात हमें समझ में आई। ओके, अब आगे क्या, ये जो पॉइंट है जहां पर ये इसने इंटरसेक्ट किया, इसको हम लोग बोल देते हैं क्यू। क्या बोल देते हैं हम लोग इसे, क्यू बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत, पॉइंट हमने क्यू बोल दिया। अब आपको पता है, अब आपको पता है, अगर एक सरफेस हमारे पास है, इस सरफेस पे किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अगर एक पॉइंट के ऊपर हमें नॉर्मल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से एंगल बना, इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग स्ट्रेट कर दीजिए इसे। ठीक है, ये अपना क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। लाइन खींचनी है यार, एक सरफेस है तो उस पर लाइन खींच दो स्ट्रेट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री का एंगल इधर रहेगा, 90 इधर रहेगा। तो ये सरफेस का क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से अगर इस पॉइंट के ऊपर, इस क्यू पॉइंट के ऊपर अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाओगे, कुछ इस प्रकार से बनाओगे आप लोग नॉर्मल, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। और आपको पता है अब कि अगर नॉर्मल से हम लोग इंसिडेंट रे लेके आते हैं और वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस प्रकार से होती है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है क्या बनता है, थीटा। अगर मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं, तो ये दो बराबर बनता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, वही एंगल यहाँ पर बनेगा जिसको हम बोलेंगे थीटा एंगल। ठीक है, ये थीटा बना हुआ है यहाँ पर। तो दोनों तरफ थीटा थीटा एंगल हमने बना दिए। ठीक है, तो दो एंगल हमारे बराबर हो गए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपके पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या आपको इस तरीके से जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, जेड बनता हुआ नजर आ रहा है।
अब जेड का मतलब क्या है, अगर ये एंगल थीटा होता था तो ये एंगल भी थीटा होता था। जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि अगर आपके पास ये एंगल थीटा होता है तो उसमें ये एंगल भी थीटा कहलाएगा। ठीक है, यही बात हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। तो देखिए यहां पर भी हमारे पास जेड बन रहा है, यहां पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। आपको दिखाते हैं जेड कैसे बनेगा। ये देखिए भैया आपका जेड यहां पे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से ये जेड बन रहा है आपके पास। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। आया समझ में, ये बात यहां पर हो रही है। तो यह भी हमने क्या बना दिया, थीटा बना दिया। चलिए तो यहां पर एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा एंगल बन जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप लोग कर सकते हो। इस पॉइंट को आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसको जोड़ सकते हो, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम लोग एस बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। हमारा टारगेट ये है कि हमें रिलेशन निकालना है आर और एफ के अंदर, इसको भूलना नहीं है हमें। ओके, तो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने ये बता दिया कि हमारा जो एंगल सी है, एंगल सी है और एंगल क्यू है, एंगल क्यू है, ये क्या है, दोनों बराबर हैं। एंगल सी एंगल क्यू। ठीक है, यहाँ पर एंगल सी हमारा और ये हमारा एंगल क्यू, ये क्या है, दोनों बराबर है। अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अपोजिट साइड्स होगी वो भी बराबर होती है। तो यहाँ पर जो साइड हमारी क्यू एफ है, क्यू एफ जो हमारी साइड है, ठीक है, क्यू एफ हमारी जो साइड है वो किसके बराबर होगी बताइए आप लोग, ये बराबर होगी हमारी सी एफ के। ठीक है, क्यू एफ और सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यू एफ और सी एफ हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से हमने बताया, इस तरीके से हमने बताया कि हमारे जो दो एंगल है वो बराबर है तो ये साइड भी इनकी दोनों की अपोजिट साइड्स बराबर होगी। आई बात समझ में। अच्छा, तो ये दो साइड बराबर है। ओके, आपने जो बोला हमने मान लिया। अब बताइए जरा ये कि अगर हम लोग ये जो हमारा अपर्चर है इसको अगर हम लोग स्मॉल ट्रीट करते हैं, कि हमारा जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। फिजिक्स में यही होता है, अपर्चर जो हम लोग लेते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, जो हमारा मिरर होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर ये छोटा होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्यू है, क्यू नियर अराउंड पी के बराबर ही है। ये आपको केस कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि जो आपका क्यू है वो पी के बराबर है, क्योंकि स्मॉल मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्यू और पी के बराबर है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एफ इक्वल टू सी एफ। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, अब खत्म होने वाला है चीज। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर इक्वेशन 2 में हम लोग दोनों तरफ पी एफ को जोड़ देते हैं, इसमें भी पी एफ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इधर भी हम लोग पी एफ का एडिशन कर देते हैं। दोनों तरफ हमने क्या किया, पी एफ को जोड़ दिया। यहां पर पी एफ जोड़ दिया, यहां पर पी एफ जोड़ दिया, यहां पर भी पी एफ जोड़ दिया। ओके, तो कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां तक तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे इसको समझने में। तो यहां पर भी हमने पी एफ ऐड किया, यहां पर भी पी एफ ऐड कर लिया। अब जरा आप लोग देखो तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर लिख देते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बचा, 2pf बचा, 2pf बचा। और इधर क्या बचा हमारे पास, यहां पर बचा हमारे पास सी एफ प्लस पी एफ, पी एफ। ठीक है, सी एफ प्लस पी एफ। तो जो 2pf है, पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या है हमारे पास, पी से लेकर एफ तक की दूरी हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। यही तो हमारी फोकल लेंथ होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2f यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या देखोगे, अब आपके पास जो सी से एफ तक की दूरी है और सी से एफ, सी से एफ और एफ से पी तक की दूरी, ये पूरी क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी आपकी रेडियस। ये क्या बन जाएगी आपके पास, रेडियस बन जाएगी। तो यहां पे हम लोग रेडियस लिख देंगे आर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आर इक्वल्स टू 2f, यही हमें प्रूफ करना था, आर इक्वल्स टू 2f, और ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। बताइए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। चाहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समझ में ना आए, दिक्कत आए, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी सिंपल सी चीज़ है। क्या किया हमने, सबसे पहले तो दो एंगल को हमने बराबर रखने की कोशिश करी और हमारे आराम से दो एंगल बराबर आ गए। उसके बाद हमने बोला कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो दोनों इक्वल होती है। ठीक है,
अगर दो एंगल समान है तो अपोजिट साइड दोनों की क्या होगी, समान होगी। इस वजह से हमने क्या बोल दिया, इस वजह से हमने बोल दिया कि हमारा जो क्यू एफ है वो सी एफ के बराबर है। इस वजह से हमने क्या बोला कि हमारे पास फिजिक्स में दिया हुआ होता है कि जो हमारा अपर्चर होता है, जो हमारा स्फेयर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा कंसिडर किया जाता है। इस वजह से हमने क्यू को बराबर रख दिया पी के। अब इसके बाद क्या किया, दोनों तरफ पी एफ ऐड कर दिया, तो कंडीशन हमारी बन गई और हमने इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन की टेंशन नहीं लेनी कि पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, उसकी चिंता मत करो, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपको जितना बताया गया है बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, आप लोग बिल्कुल लिख ही सकते हो उसको। चलिए, तो इसको अब क्लीन कर लेते हैं। अब आपको नोट्स में ले चलते हैं बिल्कुल थ्योरी के साथ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये सारी चीज़ जो आपको बताई है हमने, यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हमने लिख रखी है। ये देखिए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। किस तरह से हमने ये चीज़ें बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमने ये किया, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, एक्सप्लेन। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो ये जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन जाते हैं, तो इसे करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और करेंगे हम लोग इसको। पहले तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। डायग्राम को जरा देख लीजिए ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ जरा यहाँ पर करते हैं इसको। ये हमने पहले से यहाँ पर कुछ लिख रखा था, लेकिन इसको अब पूरा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, पहले तो इसको यहाँ से लेज़र पॉइंटर कर लेते हैं। ओके, तो देखिएगा आप लोग, हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हमारी हेडिंग क्या है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और ये कलर कौन सा ले रखा है हमने, येलो ले रखा है, इसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, ये कुछ नहीं है, ये रिलेशन बताता है आपको। ये रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और f मतलब फोकल लेंथ के बीच में डिस्टेंस रिलेशन बताता है ये आपको। अब ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, ये हम लोग पोल से मेजर करते हैं, पोल से। ओके, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बन जाएगी, ये इसका u बन जाएगा। ओके, और मान लो अगर आपकी इमेज कहीं यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी v हो जाएगी, और इस तरीके से यहाँ तक की दूरी हमारी f हो जाएगी। तो इनके बीच में हमें रिलेशन पता करना होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्लीन कर लेते हैं एक एक करके, फिर हम लोग इसको समझते हैं। तो हमसे रिलेशन पूछा जाता है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है, किस तरीके से इसको किया जाता है। ओके, किस तरीके से इसको किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने बोला आपसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में भी रिलेशन यहाँ पे होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं यहाँ पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए बी। ए बी नाम का हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज बनानी है तो आप लोग क्या करोगे, इसको स्ट्राइक करवाओगे यहाँ पर, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करवाओगे तो उसको क्यू बोलोगे। अब पैरेलल लाइन जो होती है वो कि फोकस से पास होती है, तो फोकस से इसको पास करवा दोगे। इसके बाद एक कर्वेचर से पास कर दो लाइन, ये कर्वेचर से आपने पास कर दी। ठीक है, कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, तो इस पॉइंट का अगर मीट कर रही है तो इस पर हमारी इमेज बन जाएगी बी डैश, और यहाँ पे बनेगा हमारा ए डैश। अच्छा, बी डैश नहीं बनेगा यहाँ पर, हमारा बनेगा यहाँ पर ए डैश और बी डैश, वेरी सॉरी। इसको क्लीन कर लेते हैं। देखो जहां पे स्ट्राइक करती है ना, जहां पे स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करके मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको आप लोग टॉप वाला नाम दोगे। टॉप से हमने रेज निकाली है तो टॉप यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा बॉटम जो कि बी डैश है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इनको ज्वाइन कर दो, ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ओके, इस पॉइंट को हमने क्यू बोला था, इसको इंटरसेक्ट करवा दो तो यहाँ पर हमारा एस बन जाएगा। इस पॉइंट को एस बोल दो, कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से। अब आपको कंसिडर करना है भैया ट्रायंगल्स को,
कि हमारे पास कितने ट्रेंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेंगल्स? ट्रेंगल्स आपको दिखाई दे रहा होगा ABC ट्रेंगल, और ट्रेंगल बताइए और कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? A डैश, B डैश, C ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है। और ट्रेंगल देखिए, एक ट्रेंगल हमें दिखाई दे रहा है A डैश, B डैश, F दिखाई दे रहा है हमें ट्रेंगल। और ट्रेंगल तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें जिन जिन से काम है वो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। और एक ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ट्रेंगल दिख रहा होगा, ट्रेंगल नंबर जो हमारा चौथा ट्रायंगल है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ट्रायंगल क्यू एफ एंड एस। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू क्यू एफ और एस, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब हमें इन ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको? इन ट्रायंगल के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल देंगे। बस और क्या, ये करेंगे, रिलेशन निकालते जाओ, काम खत्म। अब बस रिलेशन निकालने में टाइम लगेगा, और जहाँ टाइम नहीं लगेगा हम क्योंकि शॉर्ट में करने वाले, टाइम आपको लगेगा जब आप लोग थ्योरी के साथ इसको लिखोगे। बाकी अगर डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट में टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग ABC और A डैश B डैश C को, क्या आपको ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल समान आ जाते हैं, मतलब दो ट्रायंगल के दो एंगल समान आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो ट्रायंगल हमारा समान है। तो इसकी थ्योरी आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना कि एंगल हमारा B जो है वो सिमिलर किसके है? वो सिमिलर एंगल C के। और हमारा जो एंगल, अच्छा एंगल जो B हमारा है वो किसके सिमिलर है? B डैश के समान है भैया। B डैश यहाँ पर B डैश करिएगा। इसके अलावा जो हमारा एंगल एंगल C जो हमारा है, ठीक है, वो सिमिलर है एंगल C के। ओके, एंगल C के। तो ये लिख दीजिएगा, इसके हिसाब से बता देना कि इन दोनों की वजह से हम लोग लगा सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है? एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर दो एंगल समान हैं तो आप लोग लिख सकते हो, बड़े प्यार से लिख सकते हो कि दो आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों सिमिलर है। ये कहानी खत्म हुई यहाँ पर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक चीज आपको बता दी कैसे करना है, अब आप लोग सभी कर सकते हो, लेकिन आपको हम डायरेक्ट बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो इतनी बात समझ में आई कि ये जो ट्रायंगल्स हमारे ABC और A डैश B डैश C है, दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। ओके, ये दोनों कैसे हैं? हमारे सिमिलर है। तो एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, जगह कम हमारे पास पड़ जाएगी नहीं तो, ठीक है। ये जो थ्योरी हमने बताई है ना आपको, ये सब लिखी हुई है नोट्स में, तो वो आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ आप सभी को आती है। ए डैश, क्या बताया हमने आपको? ABC, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर किसके हो जाएगा? ट्रायंगल A डैश B डैश C के, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। अब अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर AB है तो AB के अपॉन में क्या लिख सकते हैं? A डैश B डैश लिख सकते हैं। और ये इक्वल किसके हो जाएगा? BC अपॉन में B डैश C। देखिए जरा आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करिए, समझिए, देखिए इस चीज को, आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अरे साइड के अपॉन में साइड कर दिया, ठीक है, AB के अपॉन में A डैश कर दिया, उसी तरीके से BC के अपॉन में B डैश C कर दिया, ये हमने किया, और यहां पर इसका काम हुआ खत्म। अब इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर आ जाओ, तो यहीं पर आपको ये भी करना है कि जो हमारा A डैश B डैश F है, ये जो A डैश B डैश F जो है वो सिमिलर हो जाएगा QFS के, या फिर QFS बोल दो या फिर FQS बोल दो, बात एक ही है। इसके ये सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फिर से आप बताइएगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। तो ऐसे में दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर, तो हम लोग लिख सकते हैं A डैश B डैश F जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल QFS के। ओके, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग QF को पहले ले लेते हैं तो QS अपॉन में आ जाएगा A डैश B डैश, इक्वल्स टू में आ जाएगा FS अपॉन में B डैश F। आ रही ये चीज समझ में कैसे किया हमने? आ रही ये चीज आपको समझ में कैसे हमने किया? चलिए, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब जरा देखिए, ये चीज हमारी यहाँ तक खत्म होती है, यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई हमारी। अब अगली जो चीज है वो ये है, इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा।
ये जो एंगल्स हैं इनको क्लीन कर लेते हैं। क्या क्लीन हो गया हमसे, इसको वापस से अंडू कर लेते हैं। ये पूरा क्लीन नहीं करना है हमें, बस यहाँ तक क्लीन करना है। ये जो चीज़ें हमें दिख रही है, चलो ठीक है उसको रहने देते हैं, बाद में क्लीन करेंगे इसको, नहीं तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, देखिएगा आप लोग, ये चीज़ हमने करी है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे क्या बोलेंगे हम लोग कि जो हमारे पास ये ए बी दिखाई दे रहा है और ये जो क्यू एस हमें दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप लोग खुद सोचिए, क्या ये जो हमें ए बी और क्यू एस दिख रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलोगे हाँ, तो क्या हम लोग इस क्यू एस की जगह पर डायरेक्ट ए बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, तो बस ये चीज है। अब जरा कंपेयर करो, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। अब कंपेयर करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो क्या राइट हैंड साइड भी बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लोग बोलेंगे बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल्स टू एफ एस अपॉन में बी डैश एफ। आई बात समझ में? अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हम लोग जो चीज करेंगे वो करेंगे ऊपर, तो हमें चीज ये सारी क्लीन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज क्लीन करनी पड़ेगी। चलिए भैया साफ सफाई करते हैं, फिर इसको आगे समझते हैं। क्लीन कर लेते हैं बिल्कुल पूरा इसको। जो चीज़ हमें लानी थी वो हमने ले आए हैं, कैसे लाए हैं आप सभी के सामने है। ओके, तो इसको क्लीन करते हैं। देखो कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो हमें, कमेंट के उत्तर देने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं और ज़्यादातर उत्तर दे ही देते हैं आप लोगों को। जो भी कमेंट में प्रॉब्लम आती है वो आपकी सॉल्व करते हैं। तो ये जो बी सी अपॉन में बी डैश सी आया हुआ है इक्वल्स टू क्या है, एफ एस अपॉन में बी डैश एफ। अब इसको भी क्लीन कर लेते हैं, नीचे वाले को भी। ठीक है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। अब इसका कलर हम लोग रेड कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो आपको ये बीसी दिखाई दे रहा है, ये जो बीसी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? ये जो आपको बीसी दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्या है? इसको क्लीन करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। ये बीसी एक्चुअल में ये बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग पीबी में से पीबी में से पीबी में से सीपी को माइनस कर दोगे, सीपी को माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा बीसी। तो वो चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं कि हम लोग अगर बीपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, सीपी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बीसी आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? ओके, अब हम लोग नीचे देखते हैं, बी डैश सी को देखो जरा आप लोग इसको समझते हैं, इसको क्लीन करते हैं। ये क्लीन, ये क्लीन, ये क्लीन, ये क्लीन, ये क्लीन, ये क्लीन। अब देखिए बी डैश सी को, बी डैश सी क्या है, बी डैश यहाँ पर, सी यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी बी डैश सी है। ओके, बी डैश सी है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग सीपी में से सीपी में से पी डैश पी को माइनस कर देंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे इतने इतने को। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो क्या बोला हमने, हम लोग सीपी में से बी डैश पी को माइनस कर देंगे, बी डैश पी को माइनस कर देंगे। जरा देख लीजिए, सीपी था पूरा, सीपी में से पी बी को पी बी डैश को हमने माइनस कर दिया, या फिर बी डैश पी को हमने माइनस कर दिया। अब आगे देखिए, इक्वल्स टू लगाइए। अब इसको हम लोग कर लेते हैं बिल्कुल, यहाँ से लेकर यहाँ से, यहाँ से यहाँ से सब कुछ क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से ये हो गया, इसको हम लोग फिर से करते हैं, ये रहेगा यहाँ से। ओके, अच्छा ऊपर का भी क्लीन हो गया क्या? गलती से ऊपर का भी क्लीन हो गया है लगता है हमसे, तो इसको हम लोग अंडू कर लेते हैं। अंडू में शायद आ जाएगा, ये आ गया। ओके, ये आ गया। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड से पहले इसको क्लीन करने वाले थे हम लोग, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, बार बार डायग्राम क्लीन करना पड़ता है हमें ताकि आपको क्लियर दिखे चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम लोग राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। वो है हमारे पास एफ एस और बी डैश एफ, एफ एस एंड बी डैश एफ। तो एफ एस कहाँ है? एफ एस देखिए, एफ एस हमारा यहाँ पे कहीं पर है, ये हमारा एफ एस है। तो एफ एस कैसे आएगा वो देखिए, एफ एस हमारा कैसे आएगा। अब ये जो करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एक कंडीशन मान के चलेंगे, स्मॉल स्मॉल, हमारा ये क्या है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर।
ये जो केस है ना, ये हम लोग कंसिडर करते हैं स्मॉल कॉनकेव मिरर के लिए। तो स्मॉल कॉनकेव मिरर के लिए हमारी जो चीजें हैं क्या होती है कि ये जो आपको क्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में किसके पास है, ये पी के पास ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा क्यू है ना वो पी के बराबर ही है, अगर हम लोग स्मॉल कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो। उसी तरीके से जो हमारा एस है ना वो हमारा किसके पास है, एस भी हमारा पी के पास है। ये कहानी सारी आपके सिलेबस में दी गई है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, जो भी चीज करोगे यहाँ पर, वो स्मॉल कॉनकेव मिरर, स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर करोगे। ये बड़े बड़े मिरर के ऊपर आप लोग करने जाओगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग स्मॉल कॉनकेव मिरर के केस में ये चीज डिराइव करते हैं। ओके, आई बात समझ में? चलिए, तो हम लोग जहां पर क्यू और एस है उसकी जगह पर पी लिख लेते हैं। ठीक है, यही तो हम लोग करेंगे। तो यहां पर आपको एस दिख रहा था तो इसको एस की जगह पर पी लिख लेते हैं। ठीक है, ये पी हो जाएगा हमारा। उसके बाद और क्या दिख गया आपको, एफ पी हो गया। और क्या दिख रहा है आपको, एस दिख रहा है क्या, एस को हमने पी बना दिया, एस को हमने क्या बना दिया, पी बना दिया। क्यू दिख रहा है क्या आपको, क्यू तो नहीं दिख रहा है आपको। एफ पी हो गया एंड बी डैश एफ हो गया। ओके, वेरी वेरी गुड, आपने कर दिया। तो अब हमें देखना है एफ पी। एफ पी क्या है, यहां से एफ यहां से पी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ पी। तो एफ पी जो है, एफ पी को एफ पी रहने दो या फिर पी एफ लिख लो आप लोग इसको। ठीक है, पी एफ लिख लो। इसके बाद बी डैश एफ देखो, बी डैश एफ को देखो, बी डैश एफ को देखो। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डैश पी, बी डैश पी माइनस पी एफ, माइनस पी एफ। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी डैश एफ आ जाएगा। बी डैश पी माइनस पी एफ करेंगे तो हमारा बी डैश एफ आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज चल रही है, बार बार हम लोग इसमें से माइनस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो देखिए यार, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा, वीडियो हम लोग इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं कि किस स्टेप आपको बता रहे हैं। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर आप लोग कहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम लोग एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। बाकी अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो साथ में आप लोग भी ट्राई करते जाओ, आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि एट दी एंड करना तो आपको ही है। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज आई हुई है इसी को देखते हुए हम लोग आगे की चीज करने वाले हैं, जो कि अब हमारे पास फाइनल स्टेप होने वाली है। ठीक है, फाइनल स्टेप हमारी होने वाली है। देखिएगा, इसको भी क्लीन कर लेते हैं धीरे से। ओके, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है हमारे पास, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बीपी, बीपी जो हमारा है ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। ठीक है, उसके बाद और क्या आपको दिख रहा है, इमेज डिस्टेंस वी जो है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास है पी बी डैश या फिर बी डैश पी। बी डैश पी हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है पोल से, इमेज डिस्टेंस। उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, एफ क्या है हमारे पास, वो देखो। ए हमारे पास है पी एफ, वो है पी एफ। ओके, ये देखिए, तो इनका हम लोग यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। चलिए करते हैं, चलिए हम लोग करते हैं इसको वैल्यू पुट। तो देखिएगा, तो बीपी की जगह पर हम लोग यू लिख सकते हैं। ठीक है, यू लिख सकते हैं। अब एक और बात आपको बतानी जरूरी है, हम लोग यू तो लिख सकते हैं लेकिन यहां पर एक बात बताई जाती है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर आप लोग कहीं पर भी रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, वहां पर एक बात बताई जाती है जो कि अभी हम चाह नहीं रहे थे बताना, लेकिन ठीक है आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे चीज समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत छोटी चीज है, जो जरूरी चीज है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। साइन कन्वेंशन क्या चीज है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर आप लोग जो रेज आपने पास करी थी, जहां से रे आई थी, जिस ऑब्जेक्ट से रे आई थी, जैसे कि हमारी ये जो रे आई थी स्टार्टिंग में ए बी, ठीक है, ये जो रे आई थी इस तरीके से आई थी, इस दिशा में गई थी हमारी रे। अगर इस दिशा में मूव करते हो, इस दिशा में आप लोग डिस्टेंस को लेते हो, तो इसको आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है। अगर आप लोग इसके इस डायरेक्शन में चलते हो तो आपको नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, आप जो डिस्टेंस ले रहे हो ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब देखो हमारा यू वी एफ जो है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो हमें देखना है। तो देखिए, हम लोग पी के ऊपर खड़े हुए हैं, पी के ऊपर मान लो आप लोग खड़े हो। अब आपको जाना कहाँ है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप लोग इस तरफ मूव करोगे। ठीक है, आप लोग जो रे आई हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव आएगा। उसी तरीके से हमारा जो वी है वो भी नेगेटिव आएगा, एफ जो होगा वो भी नेगेटिव आएगा।
तो अब आपको यहां पर वैल्यूज क्या पुट करनी है, माइनस में पुट करनी है, क्योंकि आप लोग रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, सीपी क्या है, सीपी सीपी तो हमारा रेडियस है आर। ठीक है, सीपी हमारा क्या है, रेडियस आर है, तो उसको भी हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तो कट जाएगा। समझते हो सीपी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, माइनस आर हमने लिखा हुआ है, फिर से सीपी आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ओके, और क्या आ गया, माइनस बी डैश पी, माइनस बी डैश पी आ गया, तो इसको हम लोग माइनस वी लिखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। पी भी देखो आप लोग, पी भी कहाँ पर है, पी एफ, सॉरी वेरी सॉरी, पी एफ कहाँ पर है, तो ये माइनस एफ आ जाएगा इसका, माइनस एफ। उसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, बी डैश पी, अपॉन में क्या लिखेंगे, बी डैश पी लिखेंगे, बी डैश पी मतलब माइनस वी। अब हम माइनस लिखेंगे, पी एफ आएगा भैया, पी एफ मतलब माइनस एफ। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, चीजों को जोड़ेंगे, और क्या, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर। अब देखो, अगर कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे हो तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, हमारे भरोसे मत रहो, क्योंकि हम तो कर देंगे, बाकी आपको ज्यादा समझ में कब आएगा, जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। अब कुछ कुछ नहीं बचा है इसमें, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस आपको छोटा मोटा जो मैथमेटिक्स होता है वो लगाना होगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट स्टेप आपको बतानी रहेगी, जो कि आप लोग खुद दिमाग से भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन एक बार बता देंगे लास्ट स्टेप, लेकिन आप लोग करते जाओ, अगर रफ कॉपी लेके बैठे हो तो करते जाओ। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं हम लोग पहले तो। अब देखो, अगर आप रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, नया पेज खोलो, नए पेज में स्टार्ट कर दो लिखना, लेकिन हमें तो भैया एक ही पेज में सब कुछ करना है, पूरी राम कहानी आपको यहीं पर बतानी होती है हमें। चलो, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो माइनस यू, अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो माइनस यू प्लस आर, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी प्लस एफ के साथ। बहुत बेसिक चीज़ है ये तो, इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस आर प्लस वी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ के साथ। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को। अब आगे देखिए क्या होगा, माइनस यू इंटू वी हो जाएगा, तो प्लस वी हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस वी का मल्टीप्लाई आर से करेंगे, तो माइनस वी आर हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब एफ का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम लोग बैक करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस यू एफ आ जाएगा। उसके बाद एफ का मल्टीप्लाई आर से कर दो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एफ आर आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा। फिर इक्वल्स टू लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, तो यहाँ पर आर एफ माइनस वी एफ आ जाएगा। ठीक है, वी एफ आ जाएगा, ये यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, चाहो तो इसको हटा दो। अच्छा, तो अब जो जो चीज़ इक्वल लग रही है, पॉजिटिव वगैरह प्लस वगैरह हो रहा है तो प्लस कर दो, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर यू एफ है, और यू एफ कहीं पर दिख रहा है क्या, यू एफ आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यू एफ को यहीं पर छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर वी आर है, यहाँ पर यू एफ है, वी आर कहीं पर दिख रहा है क्या, वी आर आपको नहीं दिख रहा है, इसको भी यहीं पर छोड़ो, वी आर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यू एफ है, यहाँ पर क्या है, यू एफ है। ठीक है, यू एफ, और कहीं पर यू एफ आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको यू एफ लिख लो। उसके बाद आर एफ या फिर एफ आर क्या है हमारे पास, आर एफ एफ आर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल कर दें कि हम लोग डायरेक्ट, बिल्कुल आप लोग इनको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एफ वी या फिर वी एफ। ठीक है, एफ वी या फिर वी एफ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब का डिवाइड कर दो आप लोग, किसके साथ आप लोग डिवाइड करोगे इसका, इन सब का आप लोग डिवाइड कर दो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इन सब का डिवाइड कर दो यू वी एफ के साथ, यू वी एफ के साथ, यू वी एफ के साथ, यू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू वी एफ के साथ, यू वी एफ के साथ। तो क्या होगा, अब चीज़ें आपको कैंसिल करनी रहेगी और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये इससे कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर यू एफ कैंसिल हो जाएगा, ये यू गया, ये एफ गया, यहाँ से ये वी एफ है, तो ये वी एफ कैंसिल हो जाएगा, वी एफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो दिखने में हमें लगेगा, तो वो ऐसा बन सकता है, वन एफ
माइनस आर अपॉन यू एफ माइनस 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/u। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिखने को दिखेगा। क्या हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अपने आप से पूछो। क्या आपने रिलेशन अभी पढ़ा था आर और एफ के बीच में? तो हम लोग क्या आर को हटा सकते हैं किसी ट्रिक के साथ, किसी फॉर्मूले के साथ? सोचो आप लोग। हाँ, हम लोग हटा सकते हैं। अगर हम लोग आर की जगह पर 2f पुट कर दें तो ये आर जो रहेगा वो एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा 1/f माइनस 2f अपॉन में यू एफ माइनस 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/u। ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है। जो 2f है, 2f से इसको कैंसिल करो, ये यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास यहाँ पर बचेगा 1/f माइनस 2/u। अब इसको भी इधर ले आओ तो प्लस 1/u माइनस 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 0। अब क्या करोगे? अब आप लोग आगे क्या करोगे? इसको आप लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको क्लीन करते हैं हम लोग, इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो 1/f, अब माइनस 2f में से 1f गया तो कितना बचा? तो यहाँ पर बचेगा 1/u माइनस 1/v इक्वल्स टू 0। अब आप लोग ऐसा कर सकते हो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दैट्स इट। ये आपका आ गया फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यही आपको प्रूव करने को बोला था, आपने प्रूव कर दिया। देखो, अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करके सिंप्लीफाई? मतलब यहां तक तो सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कैसे कर सकते हो? यहां पर हमने जब आर लिखा था, यहीं पर आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहीं पर आप लोग 2f लिख दो, तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। हमने आगे जाके 2f लिखा, यहां पे आके लिखा, आप लोग वहीं पर कर दोगे तो शायद एक दो स्टेप आपकी कम हो जाए। बाकी फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा और यही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। अगर आप लोग 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात यही है कि आपको समझ में आ जाएगा। पहली बारी में आपको लग रहा होगा काफी बड़ा है ये, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे और समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं पूरे को। यार काफी टाइम हो गया यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को समझाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ये बड़ी बात है। और कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी होता है यार, इसलिए हम लोग इसमें टाइम लगा रहे थे। ओके, चलिए तो आ जाते हैं हम लोग नोट्स के ऊपर। अब आपको नोट्स में दिखा देते हैं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख सको अच्छे से। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? ये तो हो गया था हमारा, यहाँ पर थे मिरर फॉर्मूला। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ वो लिखी हुई है कि किस तरह से हमने एंगल को, दो एंगल को बराबर करके ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। उसके बाद यहाँ पर इसको प्रूव किया। इसके बाद यहाँ पर हमने बातें बताई आगे की। उसके बाद लास्ट स्टेप हमने कुछ इस प्रकार से की थी। तो आप लोग ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। ओके, काफ़ी टाइम लगा इसमें, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आना जरूरी है यार। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए कि सर हमको समझ में आ गया है। अपनी भाषा में आप लोग जो लिखना चाहें लिख सकते हो। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय एम। काफी सिंपल टॉपिक है और बस वीडियो हमारा फिनिश होने वाला है ये वाला, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर अगले वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के साथ। ओके, तो एनर्जी में फिर से आ जाओ, फिर से एनर्जी गेन कर लो। ये टॉपिक हम लोगों को फिनिश करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशो है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशो है। किस किस का? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इनका एक क्या है? रेशो है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां पर हम लोग बना लेते हैं, काम करते हैं। हमारे पास थोड़ी देर के लिए मान लो ये ए बी जो हमारे पास है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की कुछ कुछ हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक। लेट से ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का है। एक और हमारे पास है ए डैश बी डैश, जो कि हमारा इमेज है, उसी का इमेज यहाँ पर बना हुआ है। और हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कितनी सेंटीमीटर का है? ये 7 सेंटीमीटर का है। तो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? एम।
एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये क्या बताएगा? हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ये चीज यहां पे होती है। आया आपको फील यहां पर किस तरह से आपको समझना है? तो अगर अगर ये चीज आपको समझ में आई तो आप लोग क्या बोल सकते हो? एम इक्वल्स टू आई बाई ओ। आई हमारे पास है इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ओ हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस है क्योंकि यहां पर कोई यूनिट नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ इट इज अ यूनिटलेस। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको फटाफट बता देते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। आप लोग खुद समझो। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन, जो हमारी मैग्निफिकेशन है, अगर वो 1 से ज्यादा आती है, अगर हमारी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आती है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मतलब एम जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि इस समय हमारी जो इमेज है, हमारी जो इमेज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, एम इक्वल्स टू 7/5, तो ये 1 से ज्यादा है। बिल्कुल, ये 1 से तो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 1 से अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब है जो हमारी इमेज है, इमेज का जो साइज है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। आई बात समझ में? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो यहां पर ये बात लिखी हुई है, आप लोग यहां पर पढ़िएगा। और देखिए, अगर हमारा एम छोटा आता है 1 से, तो आप लोग क्या बोलोगे? कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर हमारा एम बराबर आ जाता है 1 के, तो आप लोग क्या बोलोगे? कि दोनों का साइज बराबर है। जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इसका ही 5 सेंटीमीटर होता तो 1 आ जाता है, इसका मतलब है दोनों का साइज बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। अब इसको क्लीन करते हैं, इसको पूरे को क्लीन करते हैं। फिर से देखिएगा आप लोग, एक और कॉन्सेप्ट यहां पर बचता है जो प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। हमारे रियल इमेज के केस में क्या होता था? रियल इमेज के केस में आपको यहां पर बता देते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास, ये हमारे पास मान लो एक हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो यहाँ से एक रे हमारी जाती थी। लेट सपोज ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। तो फोकस से पास होती हुई ये जाती थी कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता था? हमारा यहाँ पर हमें अपने अपना इमेज देखने को मिलता था। उसको हम लोग ए डैश बी डैश बोलते थे। तो हुआ क्या था? हमारी जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी? रियल बनी थी। और कैसी बनी थी? उल्टी बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। इन्वर्टेड, उल्टी बनी थी। तो जब रियल इमेज के केस में क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और और अगर आपकी इमेज वर्चुअल बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, तो आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है? वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है? वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है? आपकी जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। सीधी मतलब पॉजिटिव, सीधी को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो उल्टी बनी है उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो आप लोग यहां पर पढ़िए, प्रॉपर्टी में ये चीज लिखी हुई है। फॉर रियल इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव। रियल इमेज के केस में रियल इमेज होनी चाहिए, और रियल इमेज है तो वो उल्टी बनेगी। तो वो क्या होगा? फॉर रियल इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव, वाइल फॉर द वर्चुअल इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, अगर m 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है इमेज का साइज ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। और अगर हमारा m कम है, m लेस देन 1, देन इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन m इज इक्वल्स टू 1, देन इमेज साइज एग्जैक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। चलिए, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, यही चीज बतानी थी आपको, और आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये हम लोग आशा करते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक अब हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि है लीनियर मैग्निफिकेशन में रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब हमारा जो एम आया था, यहां से हम लोग पेन ले लेते हैं। जो हमारा एम आया था, एम के बीच में रिलेशन बताना है, यू के बीच में रिलेशन बताना है, और वी के बीच में रिलेशन बताना है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। आपको पता है एम क्या होता है? आई बाई ओ होता है। लेकिन अब आपका इसका रिलेशन बताना है यू और वी के साथ। तो कैसे बताओगे? तो कैसे बताओगे? देखो, अपना माइंडसेट क्या रखना है कि क्या चीज आपसे पूछी जा रही है उसके हिसाब से अपने को डिजाइन करना है, और क्या चीज दी हुई है उसके हिसाब से अपने को डायग्राम डिजाइन करना है। ठीक है, आगे जाके आप लोग बहुत सारे डायग्राम पढ़ोगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे, तो कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे। इसलिए आपसे बोलते हैं कि अपनी अप्रोच बिल्कुल सही रखो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि आपसे बोला क्या जा रहा है, और आप करोगे कैसे, क्या आपकी अप्रोच रहेगी। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि हमारे पास क्या है? एम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हमारे पास यू है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आ गई, हमें मतलब क्या हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और इमेज तो हम लोग ऑब्जेक्ट से बना ही सकते हैं, इतना तो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन से हम लोग क्या समझे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो होगी, और हमारे पास इमेज जो रहेगी उसकी हाइट रहेगी। इन दोनों को हमें यूज करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। चलिए, तो डायग्राम आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी हम आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग करोगे। ठीक है, डायग्राम देखना चाहो तो देख लो, बाकी आपको यहाँ पर हम लोग करवाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको समझाते हैं किस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपके इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो मान लीजिए आपने अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है, ए और बी, ये आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर आप पास रखोगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। इसलिए हम लोग बार बार इसको ले लेते हैं, ये केस कंसिडर करते हैं, सबसे इजी केस यही है। तो यहाँ से फोकस से आप लोग इस तरीके से इसको पास कर दो, अच्छे से करिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, और एक यहाँ से पास कर दो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ से ये कहीं यहाँ पे जाके हमें मीट करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा भैया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ए डैश, यहाँ पे आ जाएगा बी डैश। ओके, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब एक बात ध्यान देना आप लोग सभी, इसको करने के और तरीके भी हैं। आप चाहो तो ये जो हमने पी से पास करवाया, ठीक है, अपनी जो रे दूसरी रे जो हम लोग लेके गए हैं पोल से, आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, और थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएगी। जब हम लोग डिराइव करेंगे ना इसको, तो 2-4 स्टेप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग मिरर फॉर्मूला उसमें इंक्लूड कर देते हो, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर और एफ जो रहेंगे उनको आप लोग हटा देते हो और यूवी में कन्वर्ट कर देते हो, तब आपके पास जो हम लोग करवाने वाले शॉर्ट में वही आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऐसा कर रखा है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यार वो स्टेप बहुत बड़ी हो जाती है। सबसे शॉर्ट तरीका यही होता है, और ज्यादातर बुक वगैरह में यही दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये देखिए, हमारे पास जो ए बी है, क्या यही हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ए डैश बी डैश जो है, क्या यही हमारे पास हमारी इमेज की हाइट है। बिल्कुल सही बोला आपने। इसके अलावा जो हमारे पास बीपी है, वो क्या है हमारे पास, ये हमारा माइनस यू है। ठीक है, इसके अलावा यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, और नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रे हमारी इस तरफ है तो हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में, इसलिए हमने नेगेटिव लगाया। उसके बाद आगे क्या है, और हमारे पास बी डैश पी है, बी डैश पी है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस वी। तो इन चीजों को इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल करेंगे उसके बाद विश्वास करेंगे, है ना। चलो देखो आप लोग, अब हमें क्या करना है, हमें इनको यूज करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ट्रायंगल ए बी पी न्यूज को, और हमारा ट्रायंगल जो बना हुआ है ए डैश बी डैश पी को, इनको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। अब आप लोग कर सकते हो, सिमिलर प्रूफ करने में कोई बड़ी बात नहीं है, दो एंगल को इक्वल बता दो तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव करेंगे, ये हमने बता दिया सिमिलर है, तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी है अपॉन में ए डैश भी आ सकता है, ए डैश बी डैश, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी अपॉन में बी सी अपॉन में बी सी अपॉन में अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया है, ए डैश बी डैश एंड बी, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी डैश पी के। ठीक है, बी डैश पी के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो सी है इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर सी नहीं आएगा, यहाँ पर पी आएगा। ओके, क्योंकि हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो यहाँ पर बीपी आएगा ना, बीसी क्या है, बीसी कुछ नहीं है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ इसके केस में देख लेना, यहाँ पर ये बी डैश पी आ जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से होगा। चलिए, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, नाम भी ऐसे हैं, ए बी ए डैश बी डैश, तो जबान अबान फिसल जाती है कभी कभी, तो आप लोग उसे नेगलेक्ट कर दिया करो। बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाने पड़ते हैं यार हमें, तो लगातार बोलने की वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपके ऊपर है, अगर आप लोग नेगलेक्ट कर देते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो और चल जाते हो कमेंट करने कि सर आपने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, तो वो भी हम लोग सुनेंगे यार, आपकी जो भी दिक्कत वगैरह है। लेकिन अगर आप लोग नेगलेक्ट करते हो छोटी मोटी चीज़ें, तो यार हमको अच्छा लगेगा कि यार कम से कम इतना आपके लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। चलो, आ जाओ फिर से यहाँ पर। तो बस वैल्यू पुट करो, ए बी क्या है हमारे पास, ओ है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एडेस बीडेस हमारे पास इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नहीं बोलेंगे यार, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, समझ जाना आप लोग। ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, आई मतलब इमेज की हाइट। ओके नाम भी ऐसे दे रखे हैं इन्होंने, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कभी कभी ऐसा उल्टा सीधा चल जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ पता है अब। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब से बताते आ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर हमारे पास बीपी, बीपी हमारे पास क्या है वो देखो जरा, ये हमारे पास है माइनस यू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी। ठीक है, माइनस यू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी। तो होगा क्या वो आप लोग देखो, होगा क्या वो आप लोग देखो। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो हमारे पास जो हमारी इमेज आई है, इमेज जो बनी है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारी इमेज बनी हुई है, क्या इमेज को आपने देखा, इमेज कैसी बनी हुई है, इमेज आपकी ऐसी बनी हुई है। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा बना हुआ है। तो आप लोग क्या समझे, आप लोग ये समझे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सीधा है, और जो आपका इमेज है वो उल्टा है। तो जब आपकी इमेज उल्टी बनती है, सीधी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उल्टी बनती है तो आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। इस वजह से हमें यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में, नेगेटिव क्यों लगाया? अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ बता दें तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो है हमारा, ये सीधा है, इसलिए हमने इसको ओ पॉजिटिव लिया, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इमेज हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, उल्टी बनी है। और रियल इमेज के केस में हमारी इमेज उल्टी बनती है, आपको बताया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे क्या करोगे, यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, यहां पर आएगा ओ बाई आई। अब आप लोग यहाँ पर यू लिखोगे, यहाँ पर वी लिखोगे। अब यहाँ पर माइनस यहाँ उठ के चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। तो आप लोग इसको लिखना चाहो, ओ बाई आई को उल्टा कर दो तो आई बाई ओ हो जाएगा, आई बाई ओ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वी बाई माइनस यू, और इसी को आप लोग लिख सकते हो एम इक्वल्स टू वी माइनस यू, एंड दैट्स इट। ये आपको प्रूफ करना है। और आप चाहो तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये दो तरीके, दोनों में से दोनों सही है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। और इसी के साथ साथ ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन। ओके, तो आप लोग चाहो तो नोट्स वगैरह आपके साथ आपको दे दिए हमने, ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से आप लोग नोट्स चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। चलिए, तो वीडियो को करते हैं एंड, पढ़ाई करें आप लोग सभी। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरी वन।